में यहाँ तक देख चुके थे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कैसे बांटा जा सकता है और उसमें 5 किंगडम कौन कौन से हैं। उसके बाद आज का जो क्लास है उसमें देखते हैं 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको जो है ना ज्यादा अभी तक जो है ना हम लोग मानते तो नहीं है, लेकिन तब भी जो है ना इसका महत्व है। इसमें क्या किया गया कि आर्कीबैक्टीरिया जो मोनेरा में था उसको एक अलग किंगडम में रख दिया गया और किंगडम का नाम रखा गया आर्किया। ऐसे तो इसको सुपर किंगडम भी लोग बोल देते कि ये सुपर किंगडम है, लेकिन अगर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं तो अब इसको किंगडम ही मानना पड़ेगा, तभी तो 6 किंगडम बनेगा। और ये जो है ना रियली में आर्किया में रखने का कारण क्या था, तो देखा गया कि जो स्ट्रक्चर होता है आर्कियोबैक्टीरिया में वो आपका दोनों से मिलता जुलता होता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होते हैं उन दोनों से उसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो मिलता जुलता होता है। इसका मतलब आर्कीबैक्टीरिया जो है ना वो प्रोकैरियोट से भी मिला हुआ और यूकैरियोट से भी मिला हुआ है, अर्थात दोनों के बीच का जीव माना जाने लगा ये, और इसलिए इसको अलग किंगडम में रख दिया गया। अभी वर्तमान में जो आपका इसका मोनेरा या प्रोटिस्टा था वो सब में से हटा दिया गया और हटाकर एक आर्किया ग्रुप में रख दिया गया। देखो जब हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स को जेनेटिक्स के आधार पर या इवोल्यूशन के आधार पर, तो एक हमको नया जो है ना वो आपका मिला। क्या आइडिया मिला है उसको हम बताएं पहले। उसके पहले जो है ना वो आपका बताते हैं कि कौन कौन 6 किंगडम में बांटा गया था। पहला किंगडम था आर्कीबैक्टीरिया, जो अभी आर्किया बोल रहे हैं जिसको, है ना। दूसरा किंगडम जो है ना उसका नाम आपका दे दिया गया क्या, यू बैक्टीरिया या मोनेरा। मोनेरा में जो है ना मेनली बैक्टीरिया आ जाएगा और कौन आ जाएगा भाई, तो आपको साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। उसके बाद प्रोटिस्टा तीसरा हो गया, चौथा प्लांटी, पांचवा पंजाई और छठा जो है ना एनिमेलिया हो गया। 5 तो पहले देखे ही थे हम लोग। और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना माना ये जा रहा है, ये जब आर्कीबैक्टीरिया को अलग किया गया उसमें जो कंसेप्ट अभी वर्तमान में चल रहा है वो ये माना जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना वो हुआ आपका सी में। सी वाटर था शुरुआत में, इस पृथ्वी का जो निर्माण हुआ उसके बाद काफी ज्यादा वर्षा हुआ और वर्षा होने के कारण जो है ना पृथ्वी पर चारों तरफ पानी पानी हो गया। वो जो वाटरी मीडियम बना वो कुछ हद तक सी के जैसा था और उसी में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। हाँ मतलब पहला जीव आया। पहला जीव जो था वो आपका जो सेल जैसा काम करने लगा, उसी से आर्किया बना या आर्कीबैक्टीरिया बना। ये आर्कीबैक्टीरिया जो है उससे 2 इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो ध्यान रखिएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुआ उसके बाद आर्किया आया है, मतलब आर्कीबैक्टीरिया उससे इवॉल्व होके बना है, ना कि आर्किया जो है ना या आर्कीबैक्टीरिया जो है ना वो आपका पहला जीव था। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया जो है ना बहुत हद तक आज के वातावरण में एडजस्ट कर जा रहा है। इसका मतलब कि शुरुआत में वो आपका उस एडवर्स कंडीशन में जिसमें जीवन बहुत मुश्किल भरा था उसमें शायद नहीं रह पाता होगा वो। अब आर्किया जो है उससे 2 इवोल्यूशन ऑफ लाइन निकला है ऊपर की तरफ या आगे बढ़ता है। एक तो प्रोटिस्टा बन गया जो आपका क्या था यूकैरियोटिक में आ गया, प्रोटिस्टा जो है ना यूकैरियोटिक हो गया। और दूसरा जो लाइन ऑफ आपका इवोल्यूशन था वो मोनेरा की तरफ चला गया, जिसमें आपका प्रोकैरियोटिक जीव सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मोनेरा हम लोग को अलग हो गया और एक तरफ प्रोटिस्टा चला गया। अब आया ये जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा जो है ना उससे 3 इवोल्यूशन ऑफ लाइन गया, एक प्लांटी गया, एक फंजाई गया और एक एनिमेलिया गया। ये जो है फंजाई और एनिमेलिया का जो इवोल्यूशन ऑफ लाइन है वो प्रोटिस्टा से जो शुरू हुआ है, नीचे में देखिए दोनों के पूर्वज जो है ना शायद शुरुआत में एक जैसे होंगे, अर्थात एनिमेलिया और फंजाई का जो आपका ये इवोल्यूशन ऑफ लाइन है वो आपका, तो इसमें हम बता रहे थे कि लाइफ आया उससे आर्किया आया, आर्किया जो है ना ये आर्कीबैक्टीरिया जो है ना उसी से आपका 2 आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइन गया, एक प्रोटिस्टा मतलब यूकैरियोट की तरफ और एक चला गया मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट की तरफ। प्रोटिस्टा से ही 3 आपका लाइन ऑफ इवोल्यूशन निकला है। ऐसे 2 ही माना जाता है, पहले एक प्लांटी चला गया उधर और दूसरा जो है ना फंजाई और एनिमेलिया का था जो बाद में सेपरेट हो गया।
हाँ, शुरुआत में शायद दोनों के इवोल्यूशन जो था वो एक ही जगह से हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण बात को देख लेते हैं इसमें हम क्लासिफिकेशन में। पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो मीजोकैरियोट्स होता है। और मीजोकैरियोट्स का मतलब क्या है? मीजो मतलब क्या होता है? मिडिल, बीच, है ना। और कैरियोट, कैरियोट शब्द जो है ना वो न्यूक्लियस से आया है, तो बीच का न्यूक्लियस होता है इसमें डायनोफ्लाइलेट्स में। अर्थात ये जो होता है इंटरमीडिएट होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का। प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे आगे कि प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स जो होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये जो आपका मीजोकैरियोट है, मतलब मीजोकैरियोट का एक कॉमन एग्जांपल है डायनोफ्लाइजिलेट्स, उसमें आपका दोनों के बीच का न्यूक्लियस होता है। कंडीशन, न्यूक्लियर कंडीशन जो है दोनों के बीच का है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं माइकोप्लाज्मा का है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में माइकोप्लाज्मा जो है ना वो इंटरमीडिएट है बैक्टीरिया और वायरस के बीच का। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माना जाता है। वो आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल माना जाता है इस संसार का। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायरस का। तो वायरस जो है ना इंटरमीडिएट है। कनेक्टिव लिंक बोलना जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जोड़ता है। अब जब लिविंग और नॉन लिविंग बोल रहे हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाला को कनेक्टिंग लिंक कैसे बोले? कनेक्टिंग लिंक अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां पढ़े होंगे कि जो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ेगा उसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता था उसमें। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अब आपका जो है ना थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए आइडिया। कनेक्टिंग लिंक वहां पर पढ़े होंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिव लिंक बोलते जो दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को आपस में जोड़ता है, दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर्स को रखता है, और वैसे ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका है कौन, माइकोप्लाज्मा के बाद वायरस में आते हैं। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, ये मानते हैं कि बीच का है। लेकिन नॉन लिविंग जो है ना ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो कनेक्टिव लिंक बोलना ठीक नहीं है, वहां पर इंटरमीडिएट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूग्लिना। यूग्लिना जो है ना वो आपका एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें आपका दोनों का कैरेक्टर होता है, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। माना ये जा रहा है कि यूग्लिना जो है ना उसी से शायद प्लांट और एनिमल जो है ना अलग अलग हो गए थे, अर्थात उसी से इवोल्यूशन हुआ है किसका? प्लांट का और एनिमल्स का। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपको बताएं कि सबसे पुराना है ये जीव, है ना। और माना यही जाता है कि जिस जैसा उसका उत्पत्ति हुआ था, ओरिजिन हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था आर्कीबैक्टीरिया का, आज भी कुछ हद तक उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप में वो था शुरुआत में। और ये फर्स्ट आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म माना जाता है। फर्स्ट आउटोट्रॉपिक मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया होगा, अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बनाना शुरू किया होगा। कौन है वो? आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स जो है ना उसको इंटरमीडिएट माना जाता है बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में, अर्थात उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, फंजाई का भी और बैक्टीरिया का भी। तो एक्टिनोमाइसिट्स हो गया आपका ये आपका इंटरमीडिएट्स है फंजाई और किसके बीच में? बैक्टीरिया के बीच में। और जो है ना बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट फोटो आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट फोटो आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है इस संसार का। तो ये सब बात को जो है ना थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा जो है ना वो इंटरमीडिएट्स है, किसके बीच का? बैक्टीरिया और वायरस के बीच का। वायरस जो है ना इंटरमीडिएट है, किसके बीच का? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। यूग्लिना जो है ना वो आपका क्या है? प्लांट और एनिमल्स दोनों का इवोल्यूशन देने वाला या दोनों को उत्पन्न करने वाला जीव है। एक्टिनोमाइसिस जो है वो इंटरमीडिएट है, किसके बीच का? बैक्टीरिया और फंजाई का। जबकि आर्कीबैक्टीरिया जो है ना सबसे पुराना जीव है और बिना ज्यादा परिवर्तन किए हुए जो है ना वो आया है, अभी भी है, और उसको माना यह जाता है कि ये आपका पहला आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। जबकि बैक्टीरिया जो है ना पहला फोटो आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, और साइनोबैक्टीरिया जो होता है जिसको ब्लू ग्रीन अल्गी भी बोलते हैं वो पहला ऑर्गेनिज्म है जो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकालना शुरू किया, फ्री करना शुरू किया। अर्थात जब तक साइनोबैक्टीरिया नहीं आया था, साइनोबैक्टीरिया नहीं आया था, आर्कीबैक्टीरिया था,
उस समय तक इन्वायरमेंट जो था आपका रिड्यूसिंग टाइप का था, उसमें फ्री ऑक्सीजन जो है ना नहीं था, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जिसको हम लोग अभी लेते हैं सांस में, सांस लेने में, हाँ मतलब रिस्पायरेशन में जो यूज करते हैं O2, वो आपका स्वतंत्र रूप में नहीं था, फ्री रूप में इन्वायरमेंट में नहीं था। वो साइनोबैक्टीरिया आया इस संसार में पहला जीव के रूप में, और उसने क्या किया, उसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आपका फ्री किया, कहां से, H2O में से, वाटर में से, हाइड्रोजन से हटाकर उसको बाहर निकाला, और वो जो है ना हम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाया रिस्पायरेशन के लिए। तो फर्स्ट एरोबिक जो है ना आपका ऑर्गेनिज्म अगर माना जाएगा तो साइनोबैक्टीरिया से ही शुरुआत हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात जो करते हैं, देखो यहाँ पर इसी पॉइंट, इसी में लिख रहे थे कि लाइफ जो है ना, अभी आपको बताए थे कि लाइफ जो है ना आया कहाँ था, तो सी वाटर में आया था अर्थ का। और वो सारा का सारा जो है ना जब आया था उस समय जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब था वैसा एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन आपका नहीं था, है ना, और जहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए माना यह जाता है कि सबसे प्रमुख जो एजेंट है वो आपका ऑक्सीजन एक है। ठीक है, और इसीलिए कोई भी चीज को अगर आप शायद पढ़े होंगे, केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ना भी है कि किसी भी मेटल्स वगैरह को अगर आपको संरक्षित करना है, उसको जो है ना प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है, कंजर्व करना है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक लेयर बना देते हैं उसके चारों तरफ, और वो जो लेयर है उसको ऑक्सीजन से बचाता है और H2O से बचाता है। अगर ऑक्सीजन और H2O से वो बचेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब वो खराब नहीं होगा। ऐसा ऐसा कुछ आप लोग जानते होंगे शायद। अब हम आगे बढ़ते, एक्टिनोमाइसिस जो है ना वो लार्जेस्ट एंटीबायोटिक आपका प्रोड्यूसर है इस संसार का। सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक आता है इस संसार में वो इसी से आता है, एक्टिनोमाइसिस से आता है। ठीक है, आप एंटीबायोटिक शायद जानते होंगे, वैसी दवा या वैसा रसायन जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, आपको डिजीज फ्री करता है, आपको रोग मुक्त करता है बॉडी को, है ना। तो एंटीबायोटिक जो है ना सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस होता है तो किससे होता है, एक्टिनोमाइसिस से होता है। नेक्स्ट जो बात हम करते वो आपका है, इसमें जब हम आगे बढ़ते तो एक और चीज जानते होंगे शायद आप, ह्यूमस जानते होंगे। सॉइल जो होता है ना, सॉइल में जो डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या होता है डिकम्पोज होने के बाद वो आपका एमॉर्फस आपका रचना बनाता है, और उस एमॉर्फस रचना को बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है ना वो क्या करता है, आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, किसको भाई, तो आपके पूरे के पूरे सॉइल जो है ना को, और उस सॉइल से, उस ह्यूमस से हम क्या कर पाते हैं, अपने प्लांट्स को ग्रो करवा पाते हैं। तो एक तरह से न्यूट्रिशन देता है ये प्लांट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल में, एक्टिनोमाइसिस। तो आप जो भी आप देखते हो ना ह्यूमस वगैरह या फिर जो फर्टिलिटी देखते हो सॉइल का, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है किसका, एक्टिनोमाइसिस का। नेक्स्ट जो बात है बैक्टीरिया का, इस संसार का जो है ना वर्सेटाइल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, और वर्सेटाइल डिकम्पोजर भी बोल सकते हो। वर्सेटाइल समझते हो ना, जो कहीं भी रह ले, किसी भी चीज को जो है ना वो पर एडजस्ट कर जाए, किसी भी वातावरण में रह ले, उसको कहते हैं वर्सेटाइल। तो इस संसार का वर्सेटाइल ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर माना जाता है किसको, बैक्टीरिया को। लेकिन सबसे पावरफुल डिकम्पोजर का बात अगर आएगा पुष्प वगैरह में, तो कौन हो जाएगा, फंजाई। वो आपको उन पदार्थों को भी डिकम्पोज कर देता है जिसको बैक्टीरिया जो है ना डिकम्पोज नहीं कर सकता है। जैसे बाल है ना, आपके जो बाल हैं उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता, लेकिन फंजाई क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, आप ऊल के बारे में जानते होंगे, हाँ, जिसमें केराटिन वगैरह होता है, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता, लेकिन ये क्या करता है, आराम से डिकम्पोज कर देता है। कौन, फंजाई। तो फंजाई जो है ना वो आपका मोस्ट पावरफुल डिकम्पोजर है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि मोनेरा जो है, जिसमें बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिस है, इन सब में म्यूरिन पाया जाता है, म्यूरिन का सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, मोनेरा के सभी आपका जो भी है ग्रुप मेंबर्स, उन सब में क्या पाया जाता है, उन सब में जो है आपका म्यूरिन का सेल वॉल पाया जाता है। इसको जो है ना दिमाग में रखना है कि मोनेरा जो है उसमें आपका क्या पाया जाता है, सेल वॉल किसका बना होता है भाई, सेल वॉल आपका म्यूरिन का होता है बना हुआ। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है ना, इसको एक्सेप्शन जो है ना वो आपका कौन कौन है भाई, आर्कीबैक्टीरिया,
आर्कीबैक्टीरिया जो है ना एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इसका, कि वो मोनेरा में रखा ही जाता था शुरुआत से, अभी भी तो मोनेरा में ही है, लेकिन उसका जो सेल वॉल होता है वो आपका बना होता है पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है, और थोड़ा प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉलीसैकेराइड या और प्रोटीन है वो उसको क्या करता है, एडजस्ट करने की क्षमता देता है, किसमें, एडवर्स कंडीशन में, है ना, जहां पर काफी जो है ना जो हेलाइन है वातावरण, या सैलिनिटी जहां पर ज्यादा है, या जो है ना हॉट है पानी ज्यादा, जैसे आप जानते होंगे वैसे झरना या आपका स्प्रिंग जिसमें जो है ना आपका सल्फर ज्यादा पाया जाता है जिसके पानी में, वो गर्म होता है। जैसे कई जगह आपको मिल सकता है ऐसा, आप हिमालय के क्षेत्रों में जाओगे जब तो आपको बद्रीनाथ तरफ जो है ना ये आपको गर्म कुंड मिलेगा, पूरा पानी जो है ना वो भाप निकलता रहता है, खौलता जैसा रहता है। आपको आपको यहाँ राजगीर में ऐसा मिलता है गर्म कुंड। तो ये सब सारे जगहों पर ये जो गर्म कुंड है क्यों है भाई, तो उसमें सल्फर है। हाँ, सल्फर जो है ना वो आपका क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिसके चलते वो पानी जो है ना वो गर्म रहता है, हाँ, निकलता रहता है गर्म पानी। उसमें भी जो है ना आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है। और बाकी बैक्टीरिया रहे चाहे नहीं रहे, बैक्टीरिया का रहने का कैपेसिटी वहां नहीं है। कहाँ पर, जहाँ पानी जो है ना 96 डिग्री से ऊपर के, हाँ 90 डिग्री है, उसमें जो है बैक्टीरिया नहीं रह पा रहा है, लेकिन यार की बैक्टीरिया आराम से रह जाता है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन में ये भी है कि उसका सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन पाया जाता है कुछ मात्रा में, जबकि बाकी जो मोनेरा वाले हैं उन सब में म्यूरिन का सेल वॉल होता है। अगला जो हम आगे बढ़ते हैं तो ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कैटेगरी का बात करते हैं। ये आपका 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना यहाँ तक समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अंदर प्रवेश करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो भी जीव है उसको क्लासिफाई करने में कई रैंक या लेवल में बांटा जाता है। और रैंक और लेवल जो होता है वो उसका क्या है, यूनिट है एक तरह से क्लासिफिकेशन करने के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें जो शुरुआत हुआ था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा महत्व है। और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ 5 कैटेगरी दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। हाँ, उसमें जो आपका कैटेगरी था वो था क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज और वेराइटी, ठीक है। ये आपके जो है ये कैरोलस लिनियस के आपके कैटेगरी थे। कैरोलस लिनियस कैटेगरी जो था उसमें क्या क्या था बाबू, क्लास था, ऑर्डर था, ऑर्डर था, जीनस था, और क्या था, स्पेसिस था, ठीक है ना, और वेराइटी था। ये 5 आपके जो है ना वो आपके कैरोलस लिनियस के कैटेगरी थे। अभी जो वर्तमान जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें 7 जो है ना वो मुख्य ऑब्लिगेट जो है ना कैटेगरी है। 7 जो है ना मेजर ऑब्लिगेट कैटेगरी माने जाते हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूज होता है, ठीक है। अर्थात ऐसा नहीं है कि साथ ही मैंने एकदम जो है ना मानना पड़ेगा, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये 7 जो है ना वो क्या है, ऑब्लिगेट है। मतलब इतना तो आपको कम से कम क्लासिफिकेशन में वर्तमान में लेना ही पड़ेगा। जब भी आपको क्लासिफिकेशन करना है तो किसको किसको लेना पड़ेगा, पहला है किंगडम को आपको लेना पड़ेगा। हाँ, दूसरा है फाइलम या डिवीजन। देखो अगर एनिमल का करोगे तब तो फाइलम हो जाएगा, ठीक है, और अगर प्लांट का करोगे तब क्या हो जाएगा, डिवीजन। दोनों सेम रैंक है ना, एक ही जगह पर है। जैसे होता है ना सेना में जो है ना लेफ्टिनेंट बोल दिए, जबकि बाहर में जो पुलिस होता है उसमें क्या बोलते हैं, डीएसपी। तो डीएसपी का रैंक और जो लेफ्टिनेंट का रैंक है ना करीब करीब समान होता है। तो उस सेना में हो गया तो उस रैंक का नाम क्या हो गया, सेना में अगर उस रैंक पर है तो क्या कराएगा, लेफ्टिनेंट का रहेगा। लेकिन अगर जो है ना वो आपका पुलिस में है तो क्या कहलाता है, समानता डीएसपी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ रैंक है यहाँ भी। फाइलम का रहेगा किसमें बाबू, तो जब हम लोग एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे और जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। तो किंगडम के बाद कौन हो जाएगा, फाइलम के बाद क्या हो जाएगा, क्लास के बाद क्या हो जाएगा, ऑर्डर के बाद क्या हो जाएगा, फैमिली के बाद क्या हो जाएगा, जीनस के बाद क्या हो जाएगा, स्पेसीज। लेकिन ये आप 7 देख रहे हैं, लेकिन अगर लिनियस का बात करें तो उसमें 7 नहीं था, बल्कि कितना था, केवल 5 था। क्लास था, ऑर्डर था, जीनस था, स्पेसीज था और वेराइटी था, है ना। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो बाद में कौन कौन जोड़ दिया गया उसमें, देख लो।
बाद में किंगडम जोड़ दिया गया, बाद में कौन जोड़ दिया गया, फाइलम जोड़ दिया गया या डिवीजन जोड़ दिया गया, ठीक है। और कौन जोड़ दिया गया, तो उसमें देखो उनमें फैमिली नहीं था, हाँ, तो एक फैमिली जोड़ दिया गया। और उनमें वेराइटी था, वेराइटी को हटा दिया गया। अभी भी हम लोग वेराइटी का यूज करते हैं, लेकिन वेराइटी को नहीं रखा जाता है। अर्थात वर्तमान बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बात करें, आधुनिक जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बात करें, तो जो हाईएस्ट है आपका, हाईएस्ट सबसे जो है ना ऊपर का जो है आपका कैटेगरी, वो कौन है, किंगडम है। सबसे ऊपर का जो है ना वो किंगडम है, ठीक है। जबकि सबसे लोएस्ट का अगर बात करो आपका यूनिट, तो कौन है, स्पेसिस है। मतलब क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो सबसे नीचे कौन रहेगा, स्पेसिस रहेगा, और सबसे टॉप पर कौन रहेगा, किंगडम रहेगा। जैसे आप पुलिस में देखते होंगे, पुलिस का सबसे नीचे का जो आपका जो जो रैंक है वो क्या माना जाता है, चौकीदार, हाँ चौकीदार है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट जो रैंक होता है वो किसी भी राज्य में पुलिस का सबसे जो हाईएस्ट रैंक होता है उसका नाम है डीजीपी, है ना। वो जो डीजीपी होते हैं ना वो सबसे हाईएस्ट रैंक माने जाते हैं किसी भी राज्य में पुलिस का, हाँ। इसी तरह से यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करोगे तो सबसे जो हाईएस्ट रैंक होगा वो कौन होगा, किंगडम होगा। उससे छोटा रैंक कौन होगा, फाइलम या डिवीजन होगा। फाइलम किस में, आपका एनिमल्स में। डिवीजन किस में बाबू, डिवीजन आपका प्लांट्स में। उसके उससे छोटा रैंक कौन होता है, क्लास होता है। उससे छोटा रैंक जो होता है वो ऑर्डर होता है। जबकि उससे छोटा रैंक जो होता है उसका नाम फैमिली है, हाँ। उससे छोटा जीनस है, जीनस से छोटा स्पीसीज है। मतलब कई स्पीसीज जो एक जैसे कैरेक्टर वाले होते हैं वो आपस में मिलकर जीनस बनाते हैं। कई जीनस जिनका कैरेक्टर या कुछ फीचर्स, अधिकांश फीचर्स एक जैसे होते हैं, वो आपस में मिलकर फैमिली बनाते हैं। कई फैमिली जो अलग अलग हो लेकिन उनके कैरेक्टर्स जो है ना कुछ मिलते जुलते हैं, हाँ। और उन कैरेक्टर्स के मिलने के कारण उनको एक साथ किसमें रख देते हैं, एक ऑर्डर में रख देते हैं। कई ऑर्डर्स क्लास बनाते हैं और कई समान क्लास जो है ना वो फाइलम या डिवीजन बनाते हैं। और कई डिवीजन या फाइलम मिलकर एक किंगडम बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कैटेगरी का बात है। आगे बढ़ते हैं। जो स्पेसिस टर्म था वो जॉन रे के द्वारा दिया गया, हाँ। उन्हीं के द्वारा जो है जीनस और फैमिली भी दिया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो जो आपका जॉन रे थे उन्होंने स्पेसिस टर्म दिया था। ये कई बार पूछता है भाई कि स्पेसिस टर्म जो है ना वो कौन दिया था, तो ध्यान रखिएगा स्पेसिस टर्म जो है ना वो जॉन रे दिया थे, जो जॉन रे के द्वारा दिया गया था। और उन्हीं के द्वारा जीनस शब्द भी दिया गया था और फैमिली शब्द भी दिया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं फाइलम का, वो जो फाइलम शब्द है वो दिया गया था जॉर्ज लियोपार्ड क्यूवियर के द्वारा। जॉर्ज लियोपार्ड क्यूवियर के द्वारा दिया गया था। नीचे हम लोग शुरू करते एक हियरार्की ऑफ कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये शब्द बार बार आपके पास आएगा, हियरार्की ऑफ कैटेगरीज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो जो आपका रैंक अभी आपको ऊपर में भी हम लोग देख रहे थे, कैटेगरी देख रहे थे, उसको जो है ना एक रैंक में, एक लेवल में सजाना, अरेंज करना, वो क्या कहलाता है, हियरार्की कहलाता है। नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। किंगडम के बाद कौन था, फाइलम या डिवीजन। उसके बाद कौन था, क्लास। उसके बाद कौन था, ऑर्डर। उसके बाद कौन था, फैमिली। उसके बाद कौन था, जीनस। उसके बाद कौन था, स्पीशीज। ये सातों जो अरेंज किए हुए हैं ये क्या कहलाएंगे एक साथ, हियरार्की ऑफ कैटेगरीज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन सातों को जो अरेंज किए हुए हैं घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ आओ, ये क्या कहलाएंगे एक साथ, हियरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप, हम यहाँ पर भी लिख सकते थे उसको, लेकिन चूंकि ऊपर में लिखा हुआ है तो काम आपको आराम से चल जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं टैक्सन इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। टैक्सन जो है ना वो आया है एक शब्द जो है ना, टैक्सन जो यूज करते हैं हम लोग वो नेम्ड रैंक के लिए करते हैं। ये दिया कौन था, एडोल्फ मेयर ने दिया था। अर्थात कोई कैटेगरी या आपका कोई कैटेगरी या आपका जो रैंक है उसके साथ साथ अगर नाम दिया हुआ है तो आपको क्या समझना चाहिए, उसको टैक्सन कह सकते हो उसको, हाँ।
नेम्ड कैटेगरी को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सन कहते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये नेम्ड कैटेगरी का क्या मतलब है। तो एक नीचे एग्जांपल लिए हैं, पहले उसका बात कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है किंगडम, ऐसे ढेर सारा एग्जांपल ले सकते थे लेकिन हम दो एग्जांपल लिए हैं, आप अपना आराम से समझ लोगे। किंगडम, किंगडम क्या हो गया, कैटेगरी हो गया किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, एक रैंक हो गया। अब उसमें जो है ना एनिमेलिया जोड़ दिया गया है, एनिमेलिया या प्लांटी। तो ये जो एनिमेलिया या प्लांटी ये क्या है, नाम है, नेम है। तो कैटेगरी और नेम दोनों एक साथ रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, टैक्सन कहेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया अगर रहेगा कहीं पर लिखा हुआ तो क्या कराएगा, टैक्सन। किंगडम प्लांटी क्या कराएगा, टैक्सन। लेकिन केवल किंगडम लिखा हुआ रहे, केवल किंगडम, तो उसको क्या बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे, उसको टैक्सन नहीं बोलेंगे। केवल एनिमेलिया लिखा हुआ रहे, केवल प्लांटी लिखा हुआ रहे तो उसको नाम बोलेंगे, नेम बोलेंगे, उसको टैक्सन नहीं बोलेंगे। टैक्सन के लिए दोनों होना चाहिए, कैटेगरी और नेम। जैसे फाइलम है, फाइलम क्या हो गया बाबू, कैटेगरी हो गया, हाँ, और उसमें नाम हो गया कौन, कॉर्डाटा, कोई भी हो सकता था। यहाँ पर एक कॉर्डाटा लिए है तो मान लीजिए फाइलम कॉर्डाटा लिखा हुआ है तो कॉर्डाटा क्या हो गया भाई, नेम हो गया, और फाइलम क्या हो गया, इसका कैटेगरी हो गया। ये क्या कहलाएगा, ये आपस में टैक्सन कहलाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे भी आप समझ सकते हो, कहीं पर कोई बोले कि इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या हो गया, कैटेगरी हो गया। इंस्पेक्टर हनुमान, इंस्पेक्टर रहीम, तो रहीम क्या हो गया, हनुमान क्या हो गया, ये राम हो, ये नाम है ना। तो अगर इंस्पेक्टर रहीम है तब उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर टैक्सन बोलोगे, कैटेगरी के साथ नाम है ना। जैसे कहीं पर बोला जाए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, कैटेगरी है। टीचर एक कैटेगरी है। अब स्टूडेंट में प्रमोद, स्टूडेंट प्रमोद कुमार, ये क्या हो गया, प्रमोद कुमार उसका नाम हो गया, और रैंक क्या हो गया उसका, स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा, टैक्सन कहलाएगा। ये ध्यान रखना है ना। जैसे दफादार, हवलदार, है ना, वो दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, ये क्या है भाई, ये कैटेगरी है, रैंक है, और उसमें नाम जुड़ा हुआ रहे। हाँ, कोई भी आपका मोहन, सोहन, हाँ, वो रहीम, कबीर, कुछ भी जैसे जुड़ा हुआ रहे तो वो क्या कहलाएगा, टैक्सन कहलाएगा। नेम्ड कैटेगरी, नेम्ड कैटेगरी क्या कहलाता है, टैक्सन कहलाता है। उसका प्लूरल होता है टैक्सा। हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हम नेक्स्ट जो है ना स्लाइड में देख लेते हैं। टैक्सन जो है ना उसको कह सकते हो कि ये कॉन्क्रीट है, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, किसमें, क्लासिफिकेशन में, कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है टैक्सन। टैक्सन इज देयरफॉर कंसीडर्ड, टैक्सन को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको एकदम स्टार करके दिमाग में रखिएगा कि टैक्सन पर ही क्लासिफिकेशन बेस्ड है। टैक्सन का मतलब नेम्ड, केवल नाम रहेगा तब भी आपका क्लासिफिकेशन नहीं होगा, और केवल कैटेगरी रहेगा तब भी क्लासिफिकेशन पूरा नहीं होगा। जैसे नीचे में देखो हम लोग एक शुरू किए किंगडम मोनेरा, है ना, अभी जो है ना हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे थे उसमें। अब तो आपको कई चैप्टर्स हैं जिसमें आप देखेंगे, सबसे पहला जो चैप्टर था वो तो हो गया था, सेकंड चैप्टर भी शायद कुछ हुआ था, लेकिन कुछ उसमें बाकी भी था। तो किंगडम मोनेरा हम शुरू कर रहे हैं। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चैप्टर्स जो है ना लगातार आपके जो है ना वो एनसीईआरटी की किताब वगैरह में या जो आपके सिलेबस है उससे आराम से आपको अब हो जाएगा, ठीक है। तो हम मोनेरा का बात कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे हम, आपके पूरे बुक में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक जगह पर समराइज कर रहे थे या उसको देख रहे थे। इसलिए एक दो फायदा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा भार पड़ा हो, कुछ बच्चे जो है ना वो गायब भी रहने लगे, उनको लग रहा होगा कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं कि किताब में मिल नहीं रहा है हमारा। लेकिन एक बात जान लो, ये सारे के सारे जो चीज थे वो कुछ हद तक उसी तरह से जरूरी थे। जैसे आपको अगर तबला बजाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर पहले ताता धीना करते हैं, है ना। अगर जो है ना आपको एक हारमोनियम बजाना हो तो हम लोग सारे गमा करके जो है ना 7 सुर वहां पर बैठाते हैं, उसके बाद बढ़िया गा पाते हैं। आपको क्या लगता है कोई गायक जो है ना वो डायरेक्ट गाना शुरू कर देता है क्या,
हाँ, और जो लोग डायरेक्ट गाना शुरू कर देते हैं तो कुछ एक तो नेचुरल होते हैं, लेकिन अधिकांश जो है ना वो क्या करके जाते हैं, वो हट जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरलिटी जो है ना तब तक नहीं आप में आ सकता जब तक उसका प्रैक्टिस न करें, हम रियाज न करें। आप देखे होंगे एक महिला थी वेस्ट बंगाल में, रेनू क्या करके थी कुछ नाम, वो आई थी, गाई थी, गाना हिला दी थी, वो दांत टूटा उटा था, बेकार नहीं थी, हाँ स्टेशन पर, हाँ वाइट लोग उसको लता मंगेशकर गाना शुरू कर दिए। आज कहाँ है बेचारी, उनके बारे में हमको नहीं ना मालूम, आप लोगों को अगर मालूम हो तो बताना हमको, है ना, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ठीक है उसमें टैलेंट था उनमें, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं था, रियाज नहीं था। और उन्होंने क्या किया, जब उनको एक बार जो है ना मंच मिला तो उन्होंने रियाज छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया उसका, और उसको अगर वो प्रैक्टिस करती तो आज जो है ना शायद एक अच्छा नाम उनका होता। लेकिन देखना एक दो तीन चार गाने के बाद वो अभी जो है ना नजर नहीं आ रही है कहीं पे। लेकिन अब लता मंगेशकर जी का बात, क्या ऐसा माना जा सकता है कि एक दो तीन चार पांच 10 गाने के बाद वो खत्म हो गई? क्या ये माना जा सकता है कि अलका याग्निक जो है ना वो एक दो तीन चार पांच गाने के बाद समाप्त हो गई? नहीं, वो लगातार पढ़ रही है, लगातार सीख रही है, लगातार रियाज कर रही है, उसके बेसिक्स को पकड़े हुए हैं। तो आप लोग को जो है ना पूरा का पूरा ये जो चैप्टर था 11th में या 12th में जो पढ़ोगे आप बायोलॉजी में, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जिनको जाने बिना हम बायोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाते, केवल रट्टा मारते हुए रह जाते, उन बातों को हम आज तक जो है ना समराइज किए, और अब जो है ना उन बातों को अब उपयोग करने का बात आया है। तो आप जो भी पीछे पढ़े हो, कोशिश करना कि उन सबको आइडेंटिफिकेशन का हो या नोमेनक्लेचर का हो या फिर जो है ना क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर का कुछ बात हो, उन सबको आप अपने पास जो है ना समराइज फॉर्म में जो दिया गया है उसको आप रिवीजन करना, तब जो है ना इधर मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा, उधर आप भूल जाओगे और मालूम होगा कि पूरा का पूरा पढ़ाई फिर जो है ना रटने पर ही आ गया है। हम फिर बोल रहे हैं बायोलॉजी रटने का चीज नहीं है, बल्कि बायोलॉजी या साइंस प्योर आपका समझने का चीज है। और जो टीचर या जो लोग भी इस बात को बोलते हैं कि रट्टा मार लेना, हमको तो हंसी आता है उनके सोच पर। रट के अगर सब कुछ हो जाता तो जो है ना क्या होता, रटने वाला सबसे बड़ा बायोलॉजिस्ट बन जाता है। लेकिन खैर हम यहाँ आ रहे थे, हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप सब जो है ना रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। रिवीजन बहुत बड़ा चीज है। इस संसार में वही बच्चा आगे बढ़ता है, वही डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर बन पाता है या सबसे अच्छा डॉक्टर बन पाता है जो रोज जो है ना नया नया चीज को पढ़ता है। आपको क्या लगता है कि मास्टर बन जाने के बाद पढ़ना बंद हो जाता है क्या? आप लोगों को क्या लगता होगा, या अधिकांश लोगों को ये लगता होगा शायद कि जो है ना डॉक्टर बन जाने के बाद पढ़ना बंद हो जाता होगा। नहीं, पढ़ना बंद नहीं हो जाता है, बल्कि पढ़ना बढ़ जाता है। हाँ, लेवल बदल जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, पास होने के लिए पढ़ते थे, और डॉक्टर जब बन जाते हैं तब हम लोग जो है ना नए नए चीजों को खोजने के लिए पढ़ते हैं। वो टीचर जब बन जाते हैं तो शिक्षा को कैसे आसान बनाया जा सकता है इसके लिए पढ़ते हैं। नए नए जो है ना ढंग को जनरेट करने के लिए पढ़ते हैं। इंजीनियर जो है ना अगर पढ़ना छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, एक फिर औसत इंजीनियर बन के रह जाएगा। तो आज हमारे समाज में जो है ना, भारत में ये जो समस्या आ रहा है कि हम जो है ना बहुत बढ़िया बढ़िया जो डॉक्टर जो है ना बहुत ज्यादा संख्या में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हम जो है ना अच्छे इंजीनियर को ज्यादा संख्या में नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। हम जो है ना अच्छे साइंटिस्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो रीजन क्या है, जब हम एक लेवल पर पहुंचते हैं, अपने एक जगह पर पहुंचते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं। हम एक पिक्चर देख रहे थे मंगल मिशन, क्या बनाया है मिशन को, हाँ उसको अभी तक लगता है 3-4 बार देख चुके हैं। क्या उसमें जो है ना देखो, एक बहुत बढ़िया सोच वाला विद्यार्थी है, वो जो है ना उसका पूरा शौक था कि हम साइंटिस्ट बने, और साइंटिस्ट बनने के बाद वो क्या हो गया, जनरल रूटीन वाला काम करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, ये भूल गया वो। एक बढ़िया जो है ना व्यक्ति का क्या क्या जो है ना कर्तव्य होता है वो भूल गया। तो मंगल मिशन में देखिएगा कितना बढ़िया वो जो है महिला जो है ना केक काट के उसको सबको जो है ना जागरूक करती है, उनके उनके बचपन को याद करवाती है, ताकि वो क्या कर सके, फिर से जो है ना आगे बढ़ने की सोच पैदा कर सके अपने आप में। वो जो है ना एक क्या हो सके, तो एक बढ़िया जो है ना वैज्ञानिक बन सके। और उन लोगों ने कम से कम पैसा में मंगल मिशन को सफल बना दिया था। याद कीजिएगा इस बात को। तो ये जो है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी हम रट्टा मार के एक बार सफल हो जा सकते हैं, बार बार सफल नहीं हो सकते। या इस संसार में फिर हमको जो है ना वो क्या करना पड़ता है, वो फेल हो जाना पड़ता है। आप देखते होंगे कई कई बच्चे जो है ना काफी बढ़िया जो है ना पढ़ने में थे,
डॉक्टर में भी जो है एम्स से करके आए थे, बहुत बढ़िया डॉक्टर के रूप में आए। शुरुआत में जो है ना उनका बहुत बढ़िया बात भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर वो औसत डॉक्टर बन जाते हैं। तो रीजन क्या होता है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, समझना छोड़ देते हैं। तो खैर हम यहाँ रहते हैं, हम लोग मोनेरा किंगडम को पढ़ना शुरू करते हैं। मोनेरा जैसे ही आपको बोला जाएगा इस संसार में कि मोनेरा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वैसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के लिए पीछे भी बता चुके थे, आगे भी पढ़ाएंगे डिटेल से। प्रोकैरियोटिक का जैसे ही बोला जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस जो है ना वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ये सब बात आ जाना चाहिए आपको। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको मोनेरा में रखा गया। और मोनेरा को कम से कम 3 ग्रुप में तो बांटा ही जा सकता है। ऐसे तो अभी वर्तमान में 2 ही ग्रुप अब बचा है उसमें, आर्कीबैक्टीरिया को तो बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन 3 ग्रुप में तो बांट ही सकते हैं कम से कम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार। एक है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया, तीसरा है एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिस को भी लोग जो है ना वो निकाल के फंजाई में रख देते हैं, तो उसको भी हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि फंजाई में पढ़े, या यहाँ भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया का बात करेंगे, उसके बाद यूबैक्टीरिया का बात करेंगे और एक्टिनोमाइसिस को भी देखेंगे। आर्कीबैक्टीरिया में 2-3 बात तो आपको पीछे भी बता चुके थे कि जैसे ही कोई आर्कीबैक्टीरिया का है, आर्की का मतलब ही होता है आर्कियोलॉजिस्ट, नाम सुने होंगे, जो पुराने चीजों का खोज करता है, अर्थात आर्कीबैक्टीरिया मतलब सबसे पुराना बैक्टीरिया। तो इस संसार का सबसे प्रिमिटिव अगर ऑर्गेनिज्म का बात करो तो कौन है, आर्कीबैक्टीरिया है। दूसरा बात है कि इसका जो आर्कीबैक्टीरिया होता है वो अधिकांश नहीं बल्कि अभी तक जो देखा गया आर्कीबैक्टीरिया वो सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं। सेल वाल जो होता है उनका पॉलीसैकेराइड्स का होता है, प्लस उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है कीमो हेट्रोट्रॉपिक होता है। हाँ, मतलब हेट्रोट्रॉपिक तो है ही, समझ रहे हैं, दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करेगा, और कीमो हेट्रोट्रॉप्स मतलब केमिकल्स से प्राप्त करेगा अपने फूड को। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है आपका यूबैक्टीरिया का बात करते हैं। यूबैक्टीरिया का अगर बात करते हैं तो यूबैक्टीरिया में आप शायद जानते होंगे, यूबैक्टीरिया मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब होता है ट्रू, जहां भी यू का बात होगा तो उसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो इसमें जब हम आएंगे बात करते हैं यूबैक्टीरिया का बात जब करें तो उसमें उसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक बैक्टीरिया है और दूसरा जो है ना वो आपका कौन है भाई, तो आपका साइनोबैक्टीरिया है। एक तो बैक्टीरिया है और दूसरा क्या है उसमें, साइनोबैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के बारे में अगर आपसे कोई पूछा जाए या आपसे कोई बोले तो बैक्टीरिया में आराम से आप बता सकते हो कि बैक्टीरिया जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ध्यान रखना है। और दूसरा बात कि उसमें सेल वाल जो होता है म्यूरिन का बना होता है, ठीक है। उसका जो सेल वाल होता है वो म्यूरिन का बना होता है। न्यूट्रिशन जो होता है ना वो कैसा होता है, उसका कीमो आउटोट्रॉप्स होता है, और तो और वो फोटो आउटोट्रॉप्स भी हो सकता है, ठीक है ना। और पैरासाइट्स के रूप में भी रहता है, और तो और सैप्रोफाइट्स के रूप में भी रहता है। तो ये आपके कुछ न्यूट्रिशन का आपको बता रहे थे, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट जो हम अगर बात करते हैं तो वो है आपका कौन, साइनोबैक्टीरिया का बात कर रहे थे। साइनोबैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और कैसा होता है, कॉलोनियल होता है, प्लस वो मल्टी सेलुलर भी होता है। सेल वाल जो उसका होता है म्यूरिन का बना होता है, और न्यूट्रिशन जो है ना फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। देखो सब में जो है ना सेल वाल म्यूरिन का है, किसको छोड़कर, वो आपका एक है आर्कीबैक्टीरिया, उसको छोड़कर। आर्कीबैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी आपके हैं मोनेरल्स, उन सब का जो है ना आपका सेल वाल म्यूरिन का बना होता है, म्यूको जो है ना पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स में अगर हम आते हैं, हाँ, इनमें साइनोबैक्टीरिया में एक बात और ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन इसका फोटो ऑटोट्रॉपिक्स होता है या फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है।
नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स जो होता है ना, उसका जो बॉडी होता है ब्रांच्ड होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। सेल वॉल इसका म्यूरिन का बना होता है, इसका भी ये मोस्टली कैसा होता है, सैप्रोफाइट्स होता है। इसलिए तो आपको बोले ये क्या करता है, ह्यूमस को बनाने का जो है ना काम करता है। ह्यूमस जो है ना खूब बनाता है, ये ह्यूमस जो है ना मुख्यतः ये बना रहा है। नेक्स्ट जो हम बात करें वो आपका, अब थोड़ा सा कुछ बात है उसको कर लेते हैं। जो मोनेरस बिना म्यूकोपेप्टाइड का है, म्यूकोपेप्टाइड का है, उसको उसका नाम क्या है भाई, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है ना आपका, ये मोनेरा है तो है, लेकिन इसमें आपका म्यूकोपेप्टाइड नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वैसा मोनेरा, मोनेरा जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, नाइट्रोजन फिक्सर नहीं होता है, उसमें भी कौन आएगा, आर्कीबैक्टीरिया। मतलब ये जो तीनों ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉप, सॉरी साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिट्स, ये तीनों ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया का रिप्रेजेंटेटिव अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जो क्या करता हो, जो फिक्स करता हो। किसको फिक्स करता हो भाई, वो आपको फिक्स करता हो आपके नाइट्रोजन को। मतलब वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, या जो है ना आपका अमोनियम आयन के रूप में आपका सॉइल में फिक्स करता हो, ऐसा कोई आर्कीबैक्टीरियन नहीं मिला है अभी तक। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म का अगर बात करोगे, मतलब जिसमें क्लोरोफिल आ गया था, वो कौन था, साइनोबैक्टीरिया था। और इसीलिए हम आपको शायद याद होगा क्लोरोफाइलस मतलब वो थोड़ा वो आपका कैसा होगा, ग्रीनिश होगा, है ना। इसलिए आपको हम बताए भी होंगे कि ये जो आपका फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब आया एटमॉस्फेयर में, वो लाने वाला कौन था, साइनोबैक्टीरिया था। फिर इसमें अगला बात लिखे है कि which one मोनेरन इज प्रोड्यूसर ऑफ CH4। कौन सा मोनेरन है जो आपका CH4 देता है, तो इसमें आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। तो इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा जो है ना आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इन सब बातों को। क्या क्या है बात, हाँ बात में दिमाग में यही रखना है कि कौन किसमें आपका म्यूरिन नहीं होता है, किसमें आपका जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग आपका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, किसमें जो है ना आपका, किसको हम लोग क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सब कुछ बातें हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। मीथेन जो प्रोड्यूस होता है इस संसार में, वो आपको किससे प्रोड्यूस होता है, तो मीथेन जो प्रोड्यूसर होता है वो आपका कौन होता है, आर्कीबैक्टीरिया होता है। सुनते होंगे यार, इससे ये भी सुने होंगे, कैटल जो होता है ना, कैटल के डंग जो होते हैं उससे मीथेन उसमें निकलता है। क्यों निकलता है, तो अधिकांश जो कैटल्स होते हैं, जैसे आपका गाय है, काऊ है, बफेलोज है, ये सब के जो है ना इंटेस्टाइन में आपका आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है। और वो एनारोबिक होता है, वो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करके वहां पर क्या बना देता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है और आपका सिंपल कंपाउंड के रूप में उसको तोड़ता है। तो खैर नीचे हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला आपका आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को आप जो है ना अब शुरू करो। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में जान लो कि सबसे पुराना जो है ना आपका जीव माना जाता है। हाँ, सबसे पुराना आपका जीव माना जाता है, और तो और ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी माना जाता है। ये पीछे भी बताए थे। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया के जैसा ही होता है हैबिट में, प्लस यूनिसेलुलर उसी के जैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, रिप्रोडक्शन ये भी किससे करता है, फिजन से करता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनमें ये अलग अलग है। तो मान लेते हैं हम अगर सिमिलरिटीज करके लिखते, एक सबहेडिंग करके लिखते कि सिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखते सिमिलरिटीज बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। तो ये 4-5 कैरेक्टर्स जो है ना उसमें हो जाता है। पहला क्या है, इन हैबिट, हैबिट में जो है ना समान है, हैबिट में तो आदत में। दूसरा है यूनिसेलुलर, दोनों के दोनों जो है ना सेल का जो स्टेटस है दोनों यूनिसेलुलर है। तीसरा है प्रोकैरियोटिक, ये दोनों के दोनों जो है ना प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया भी और आर्कीबैक्टीरिया भी। तो वो जो नेक्स्ट है, जो चौथा बात है, वो आपका रिप्रोडक्टिव हैबिटेट है। दोनों के दोनों बैक्टीरिया हो या आर्कीबैक्टीरिया हो, दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, वो किसके द्वारा करते हैं, फिजन के द्वारा करते हैं। ये आपके सिमिलरिटीज हैं किसके बीच में, आर्कीबैक्टीरिया के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में, उसको थोड़ा ध्यान दिमाग में रखना है। अब हम
आगे बढ़ जाते, कुछ डिफरेंसेस जो है ना वो आपके देख लेते हैं। डिफरेंसेस में आ जाओ। पहला जो डिफरेंसेस है बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में, वो उनके हैबिटेट में है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको पीछे के कैरेक्टर्स याद हो तो आपको बताए थे, हैबिट का मतलब आदत होता है। आपका जो बिहेवियर है उसका बात कर रहे हैं। और हैबिटेट का मतलब आवास होता है, जहां पर आप रहते हो, एग्जिस्ट करते हो, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हो, अधिकांश समय गुजारते हो, उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। जिसे पीछे बताए हैं, देखो शब्द आ रहा है बार बार। तो हैबिटेट जो होता है आर्कीबैक्टीरिया का, वो आपका मुख्यतः मार्सी प्लेस होता है। मतलब वैसे जगह जहां पर क्या पाए जाते हैं आपके पूरा वो जो क्या बोले उमस होता है, वो नमी होता है, उसमें होता है। इवन इंटेस्टाइन ऑफ कैटल है ना, ये दो आपके इसके जो है ना हैबिटेट है, कॉमन हैबिटेट है। तो दो आपका इसका कॉमन हैबिटेट है, एक है इंटेस्टाइन ऑफ कैटल और दूसरा है मार्सी प्लेसेस। उसके बाद लिखे हैं कि ये जो है ना आपका अलग अलग कंडीशन में आराम से रह पाता है। मतलब ये जो जीव है कौन, आर्कीबैक्टीरिया, वो आराम से आपका एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है। मतलब वैसा कंडीशन जहां पर जो दूसरे जीव हैं वो नहीं रह पाएंगे, वहां पर भी ये आराम से जी लेता है। जैसे एसिडिक मीडियम में, हाईली एसिडिक मीडियम है, वहां भी ये आराम से जी लेता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एसिडिक मीडियम को तो छोड़ो, ये खुद एसिड प्रोड्यूस करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। आप जानते होंगे शायद सल्फ्यूरिक एसिड काफी खतरनाक एसिड है, उसको ये खुद प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये एसिडिक मीडियम में रह सकता है, हाई टेम्परेचर में रह सकता है, हाई सैलिनिटी में रह सकता है। मतलब जहां पर नमक ज्यादा है वहां पर शायद आप जानते होंगे फंजाई भी नहीं जी पाता है। आप लोग शायद जानते होंगे ना कि पिकल्स जो होता है ना, अचार वगैरह, उसमें नमक डाला जाता है या चीनी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? नमक की मात्रा को बढ़ा के उसको हाईली सेलाइन बनाया जाता है। और हाईली सेलाइन होने के कारण उसमें कोई भी जीव, इवन फंजाई जो कि पिकल्स को खराब करता है, अचार जो खराब होता है किसके कारण खराब होता है? फंजाई के कारण। देखो तो फफूंद जैसा उजला उजला जैसा आ जाता है, कुछ उजला उजला रुआ जैसा कुछ उसमें नजर आने लगता है अचार में, वो है क्या? फंजाई है। तो फंजाई जो है ना उसको भी डिकम्पोज कर देता है, जो तेल में डाला हुआ है, जो है ना वायली है ना। आपको आपको बताया था कि वो जो है ना आपका क्या है, पावरफुल डिकम्पोजर है। कौन? बैक्टीरिया, सॉरी फंजाई। और इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो वैक्स को डिकम्पोज कर देता है। जिस वैक्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता उसको डिकम्पोज करता है। वो जो है ना आपको आराम से आपके बाल को डिकम्पोज कर देता है, उलन को डिकम्पोज कर देता है। इसलिए जब भी उलन का कपड़ा हो, जब भी रखा जाता है तो उसको देखना सुखा देती हैं। हम बोले ना पहले की जो माताएं थी ना वो सब के सब वैज्ञानिक थी। आजकल तो सब पढ़ पढ़ के जो है ना कौन सा वैज्ञानिकता आया है ये तो हम नहीं समझ में आता है। हाँ, शायद आजकल का पढ़ाई में एक बात तो आया है कि कैसे हम सिंगल रह सके, ऐसी व्यवस्था जो है ना महिलाओं के माता में आ गई, या हमारे हमारे माथे में आ गए हैं। हाँ, पुरुषों या महिलाओं के माथे में ये बात तो अब आने लगा है कि हम एक, हमारे एक, पति पत्नी अलग रहना है, बाकी परिवार रहे चाहे न रहे। अधिकांश लोगों के माथा में ऐसा बात कुछ आने लगा है। खैर छोड़ो, हम यहाँ रहे थे। तो ये जो आपका होता है हाई टेम्परेचर में आराम से रह लेता है, हाई सैलिनिटी में आराम से रह लेता है, एसिडिक मीडियम में आराम से रह लेता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम सेल वॉल का बात करते हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि आर्कीबैक्टीरिया जो होता है उसमें सेल वॉल आपका नहीं रहता है म्यूरिन का या म्यूकोपेप्टाइड का। म्यूकोपेप्टाइड पढ़ना भी है आपको, शायद आप जानते भी होंगे। ये जो म्यूकोपेप्टाइड है इसके स्थान पर वहां पर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होता है और कुछ एक जो है ना प्रोटीन्स पाया जाता है। हम बार बार बोल रहे लेकिन लिखे नहीं है। अच्छा, कहीं पे लिखे होंगे जरूर, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट जो बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया में, उसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना लिपोप्रोटीनस होता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन के का ही बना होता है, जैसा कि दूसरे सेल में आप देखते होंगे। लेकिन इसमें जो लिपिड होता है वो काफी ब्रांच होता है, हाईली ब्रांच होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन में। आउटर जो एडवर्स कंडीशन है उसमें आपको बचा के रखता है। किसको? ये बैक्टीरिया को। कौन बैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया।
इसीलिए इसी के कारण इस सेल मेम्ब्रेन में जो लिपोप्रोटीन है, हाँ थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देते हैं, लिपिड जो है ना हाईली ब्रांच होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। ये क्या करता है, वो जो है ना उसको हाई टेम्परेचर में भी आराम से रहने का क्षमता देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वो आपका हाई टेम्परेचर में हाई सैलिनिटी में क्यों रह लेता है, क्योंकि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड होता है काफी ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन जो होता है ना वो आपका इसमें एनारोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब क्या है, ये बगैर ऑक्सीजन का जो है ना आपका क्या करता है, यहाँ आपको बिना ऑक्सीजन का ये आपका रिस्पायरेशन में क्या है भाई, कि जो भी आपके आर्किबैक्टीरिया है वो अधिकांश के अधिकांश जो है ना वो आपका एनारोबिक है। कुछ एक को छोड़ दो जो एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और बिना ऑक्सीजन के वो काम नहीं कर सकते था, तो वो एरोबिक होते हैं। बाकी सारे के सारे जो आपकी बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, एनारोबिक। की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना कि वो एनारोबिक होता है। वो कौन, आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आपका है न्यूट्रिशन का बात है। न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है आर्की बैक्टीरिया का वो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स होता है या कीमो आउटोट्रॉप्स। कीमो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब तो शायद जानते होंगे, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब अपना फूड किसी दूसरे से प्राप्त करें, और कीमो मतलब होता है केमिकल से, है ना, केमिकल कंपाउंड को से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं कीमो हेट्रोट्रॉप्स। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखिए, कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब केमिकल कंपाउंड को तोड़कर उसमें से क्या करता है, उसके मदद से उसका जो एनर्जी निकलता है केमिकल कंपाउंड से, उससे अपना भोजन बनाता है, तो उसको कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। खुद अपना भोजन बनाने वाला है लेकिन एनर्जी कहां से प्राप्त कर रहा है, केमिकल को तोड़कर, केमिकल बॉन्ड से जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी से अपना फूड बनाता है, ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं स्पेशल फॉर्म्स का, कुछ ना कुछ खास फॉर्म्स देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया का। इसका जो कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ रूप हैं, वो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको मिथेनोजीन्स भी कहते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया मिथेनोजेनिक होता है या मिथेनोजीन्स होता है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं उसका। एक कॉमन एग्जांपल है मिथेनोकॉकस। मिथेनोकॉकस जो है ना वो मिथेनोजेन का कॉमन उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना दूसरा जो फॉर्म्स है वो आपका है जो H2SO4 को प्रोड्यूस करता है। H2SO4 को प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। अभी आपको हम बताए थे कि जो आपका एसिड प्रोड्यूसिंग फॉर्म होता है वो एक्सेप्शन है। एसिड प्रोड्यूसिंग फॉर्म जो है ना एक्सेप्शन है किसका भाई, एनारोबिक का। कैसे है अभी आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। जो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, देखो बगल में लिखे हैं कि H+O2 को जोड़ा है आपस में, और H+O2 को जोड़कर क्या बनाता है, SO2 बनाता है। SO2 को H2O के साथ जोड़ देता है, H2SO4 बनाता है। और इसका कॉमन उदाहरण है थर्मोएसिडोफिल्स। हाँ, थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं बैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया का, वो क्या होते हैं, सल्फर को आराम से H2SO4 के रूप में बदल देते हैं। और इसीलिए वहां पर आप सुने होंगे पानी गर्म होता है झरना का, कुंड का, ठीक है, उसमें H2SO4 होता है। तो आप बात भी सुने होंगे कई बार कि वैसे कुंड जो गर्म होते हैं, गर्म जल वाले होते हैं, उसमें स्नान करने से ढेर सारा चर्म रोग ठीक हो जाता है। हमसे लोग कई बार पूछते हैं क्या भगवान है क्या, तो देखो न तो हम भगवान को देखे न और लोगों के द्वारा दिखाए गए। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो शायद जानते होंगे, हम तो भगवान को नहीं देखे। लेकिन अगर बायोलॉजी से माना जाए, बायोलॉजी से अगर पूछा जाए तो हम एक बात तो जरूर बताएंगे। जब शुरुआत की किए थे इस चैप्टर का तो आपको शुरुआत में ही बताए थे कि ये चैप्टर बताता है कि कोई ना कोई शक्ति है इस संसार में जो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डेवलप करता है, इवन एटम बनाता है। एटम किसके मिलने से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो भी इस संसार के जो भी मटेरियल से, चाहे आपका लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेट्रॉइड हो,
उस सारे के सारे जो है ना एक बेसिक पार्टिकल का बना होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और ये जो एटम है ना वो भी आपका बना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और सारी की सारी मटेरियल्स के एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वो सेम होते हैं। एटम अलग अलग हो सकता है, हाँ, वुड का एटम है, आपका जो है ना प्लास्टिक का एटम है, या मेटल का एलिमेंट क्या है, एटम है, नॉन मेटल का क्या है, एटम है, लिविंग नॉन लिविंग का एटम है। लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो सब के सेम होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे कंपोजिट होते हैं और एटम के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसके लिए इसका जो खोज था, इस बात को खोजने के लिए जो है स्विट्जरलैंड के नीचे जो है ना, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉन्डी बाग में नीचे में जो है ना एक बड़ा सा लेबोरेटरी बनाया गया है, जहां पर जो है ना वो आपका अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में स्टडी हो रहा है। उस स्टडी में लोगों के द्वारा ये देखा गया कि एक पार्टिकल शायद है जो आता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अरेंज करने में मदद करता है, उनको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शुरू करने में मदद करता है, और तो और न्यूक्लियस बनाने में एटम का मदद करता है। उसको लोगों ने गॉड पार्टिकल नाम दिया, गॉड पार्टिकल। हाँ, बोसॉन पार्टिकल्स भी उसको बोलते हैं। आप लोग शायद पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में है, थोड़ा बहुत आया है, नया कंसेप्ट है। तो ये जो है आपका पार्टिकल्स, वहां पर उसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। गॉड का पार्टिकल समझ में आ रहा है, भगवान का पार्टिकल आता है कहां से नहीं मालूम, जाता कहां है नहीं मालूम, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर क्या बना देता है, एटम का रूप दे देता है। हाँ, तो इसलिए हम बोले कहीं कोई ना कोई शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को हम यहाँ पर भगवान नाम तो नहीं दे पाते क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि हर हर एक रीजन का, इस संसार में जो भी रीजन है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसका एक रीजन है, एक जो है ना उसका अपना एक तर्क है। तो आप लोग को जो है ना इन बातों को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि अगर लीप जो है ना O2 को निकाल रहा है, तो हम जो है ना ऐसा कुछ व्यवस्था कर सकते कि नहीं कर सकते जिसमें आराम से जो है ना, बहुत ऐसे तो कई तरीके लोग जो है डेवलप कर दिए हैं, लेकिन आप लोग को एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें आराम से हाइड्रोजन गैस को अलग कर सके हम किससे, O2 से, हाँ, ऑक्सीजन को जो है ना निकाल सके। तो क्या होगा, आपके जो काम फोटोसिंथेसिस में होता है वो काम आप कर सकते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स जो है ना समाज में, उसको दूर करने के लिए कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को आपको ढूंढने चाहिए। हाँ, खेती के लिए, अपने अगल बगल की जो समस्याएं हैं उनका हल कैसे ढूंढा जा सकता है, ऐसे कुछ। हाँ, जैसे प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है क्या कि जल्दी डिकम्पोज हो जाए। ये जो है ना इन्वायरमेंट में जो समस्याएं विभिन्न प्रकार की बढ़ती जा रही हैं, और उसको कैसे दूर किया जा सके। आपके आने रोज के डेली जो जीवन है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जा सके। अगर उसको आप करना शुरू कर दोगे ना तो बहुत हद तक सफल हो जाओगे। जैसे लोग हमसे पूछते थे, जब हम एक बार गए राजगीर स्नान करने के लिए, तो लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर ये जो कुंड है जिसमें से गर्म पानी निकल रहा है, उसमें नहाने से चर्म रोग अधिकांश का ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा बात है, उसमें सल्फर है और सल्फर जो है स्किन के रोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। जितने क्रीम्स बनाए जाते हैं स्किन के डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, चाहे तो फंगस हो चाहे बैक्टीरियल हो, या ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए, उन सब में सल्फर का मात्रा काफी डाला जाता है। और सोच लो, वो जो आपका थर्मोफिलस बैक्टीरिया अभी बता रहे हैं, एंटीबैक्टीरिया जो बता रहे हैं, वो क्या करता है, H2SO4 प्रोड्यूस करता है सल्फर को ऑक्सीडाइज करके। तो सोचो उस पानी में क्या होगा, H2SO4 की मात्रा काफी होगी। जब H2SO4 की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो आपके बॉडी के बाहरी स्किन पर डेवलप कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अगर उसमें हम जो है ना साफ करके स्नान करके बढ़िया से स्नान करें तो क्या हो जाएगा, वहां से वो रिमूव हो जाएगा और आपका स्किन जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ढेर सारे स्किन डिजीजेज जो है ना वो ठीक हो जाते हैं उसमें। लेकिन उसमें आप देखना हमारे पुराने जो पूर्वज थे उसको धार्मिक मान्यता से जोड़ दिए थे कि ऐसे जगहों पे भगवान का जगह है,
यहाँ पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, वहां पर थूक नहीं फेंकना चाहिए, वहां पर जो है ना वो शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? कपड़ा नहीं धोना चाहिए। क्यों? अगर हम साबुन लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पर H2SO4 की मात्रा कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी दूसरा तरह का रिएक्शन हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए हमारे पूर्वज मना करते थे। तो सबका वैज्ञानिक रीजन है। हमारा जो भी अध्यात्म था, हम तो बार बार बोलते लोगों को कि भारतीय जो अध्यात्म था वो प्योर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। ये अलग बात है कि उसके वैज्ञानिक तथ्यों को हम लोग भूल चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास में आ चुके हैं। हमारे हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ये बोलते थे तो हम भी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई ना कोई रीजन है। और उसमें हाँ कुछ कुछ एक जो है ना, उसमें कुछ एक हम लोग गलत बातों को भी शामिल कर दिए हैं और इसको मान्यता के रूप में अभी भी देखते हैं। तो आप लोग को वही बात बोलेंगे, जो भी जहां भी देखो कुछ नया चीज को, उसको ढूंढने का कोशिश करो। ऐसा क्यों होता है? आखिर ये होता है तो क्यों होता है? अब जरा सोचो, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आखिर हम जब राजगीर में स्नान, अगर आप लोगों में से ढेर सारे बच्चे ऐसे किए भी होंगे, राजगीर में स्नान किए होंगे, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आखिर हम जब स्नान करते हैं राजगीर के गर्म कुंड में, या फिर जो बद्रीनाथ तरफ जाते हैं और वहां के गर्म कुंड में स्नान करते हैं, तो हमारा त्वचा कैसे ठीक हो गया, त्वचा स्किन के डिजीजेस कैसे ठीक हो जाते हैं? तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, बातों को ढूंढने का क्षमता आना चाहिए, आप बहुत आगे जा सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे थे नेक्स्ट बात, कुछ जो रूप होता है इसका, वो आपका सेलाइन कंडीशन में भी आराम से डेवलप करता है या जिंदा रहता है, और उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। मतलब आपका जो आर्कीबैक्टीरिया है उसको भी हम कई ग्रुप में बांट सकते हैं आराम से। ठीक है, हेलोफाइट्स है, थर्मोएसिडोफिल्स है, मिथेनोकॉकस है या मिथेनोजिन्स है। हाँ, ये सब में रूप में बांट सकते हैं, और ये सब क्या है, स्पेशल रूप है उसका फॉर्म से। अभी वर्तमान स्टेटस क्या है इसका? वर्तमान स्टेटस यही है कि इसको आर्किया में डाल दिया गया है, मोनेरा से निकाल दिया गया है, और आर्किया को एक सेपरेट जो है ना आपका ग्रुप में रखा जा रहा है, और इसको एग्जीबिटर बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का। मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को देने वाला जीव बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको भाई आर्कीबैक्टीरिया का। देखो हाँ, इस बात को नीचे लिखे कि पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन जो होते हैं सेल वॉल में, वो आपको शायद एडवर्स कंडीशन में इसको बचने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आर्कीबैक्टीरिया का बात हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। अगर याद होगा तो ट्रू बैक्टीरिया में भी हम दो भाग में बांटे थे पीछे, साइनोबैक्टीरिया था और एक कौन है, बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करो तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा हम पीछे पढ़ेंगे, पहले बैक्टीरिया को देख लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा नोट है, सो देख लेते हैं। नोट में आ जाओ, किंगडम मोनेरा जो है ना, वो शब्द दिया कौन था, तो डॉगर्टी साहब और एलन के द्वारा, दोनों डॉगर्टी और एलन के द्वारा जो है ना वो दिया गया था 1960 में। ये सब जो है थोड़ा सा नाम को याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब आता भी है, कई बार पूछा जाता है कि मोनेरा शब्द कौन दिया, तो कौन दिया, डॉगर्टी और एलन ने। फिर वो जो आपका डिवीजन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रूप में, वो कौन किया था, तो वो किया था सीबी वान नील ने। सीबी वान नील ने इसका क्या किया था, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के रूप में सबसे पहले अलग किया था ऑर्गेनिज्म को। फिर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है मोनेरा का, उसको कहते हैं हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है, तो वैसा स्पेस जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है मोनेरा में, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ये एनालोगस होता है लाइसोसोम का। एनालोगस होता है किसका भाई, लाइसोसोम का। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस होता है वो डाइजेशन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि एनालोगस शब्द क्या है भाई, तो एनालोगस का मतलब होता है वैसे आपके रचनाएं जो फंक्शन में सिमिलर हो, फंक्शन क्या हो, सिमिलर हो, और ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको आपस में क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। तो ये जो आपका
माइटो अगर आपको याद होगा यूकैरियोट्स में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में मेनली किसमें? एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है लाइसोसोम नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं होता है। लेकिन ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? परप्लाज्मिक स्पेस बोल रहे हैं, या पेरिप्लाज्मिक स्पेस। परप्लाज्मिक स्पेस मतलब प्रोटोप्लाज्म के बाहर का स्पेस, ठीक है। तो ये जो परप्लाज्मिक स्पेस है वो आपका किसके जैसा काम कर रहा है? लाइसोसोम जैसा काम कर रहा है। कैसे? ये कॉम्प्लेक्स जो आपका मटेरियल्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये एनालोगस होता है किसका? यूकैरियोट्स के लाइसोसोम का, ठीक है। तो ये कुछ एक आपका नोट का बात था, प्रमुख बात था। अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया ग्रुप शुरू करते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप को हम लोग जो है ना बढ़िया से शुरू करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो आपका ओल्डर क्लासिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो ओल्डर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया जो था ये आपका फंजाई में रखा जाता था, और इसको हम लोग साइजोमाइसिस के साथ रखते थे। फंजाई में किसके साथ रखते थे? साइजोमाइसिस में रखते थे, पुराना जो आपका क्लासिफिकेशन था। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें बैक्टीरिया को रख दिया गया है किसमें भाई? मोनेरा में। ध्यान रखना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्कर्स हैं जिनके कुछ एक काम है, उसको न तो अगला दिन देख लेते हैं,